हेलो फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और यूपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं लेकर के आ रही हूँ सीडीपी के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस के कलेक्शंस, जिसमें मैंने क्लास 9 तक ले लिया है और ये मेरा जो क्लास रहने वाला है वो क्लास नंबर 10 रहने वाला है। इसके पहले जो भी हमारा क्लास रहेगा वो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में डाल दिया गया, आप वहाँ से जाकर के सारे प्रैक्टिस पीवाईक्यूज जो है वो देख सकते हैं। इसकी टाइमिंग आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, 12:45 PM यानी कि दोपहर में आप सभी को ये वीडियोज़ देखने के लिए डेली मिलती है। अभी से आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो एग्जाम टाइम आप सभी को बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अधिगम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अधिगम ने में प्रभाव के नियम को दिया है, इसमें पावलो ने दिया है, स्किनर ने दिया है या वाटसन या फिर थॉर्नडाइक। तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखा है कि जो थॉर्नडाइक है जो वैज्ञानिक है, इन्होंने अधिगम के 3 सिद्धांत मूलतः दिए हैं, जिसमें उनका सबसे पहला सिद्धांत माना जाता है तत्परता का सिद्धांत, दूसरा इनका माना जाता है प्रभाव का सिद्धांत और तीसरा माना जाता है इनका अभ्यास का सिद्धांत। तो ये तीनों आप सभी को याद रखना है। ये 3 जो है वो सीखने के मुख्यतः अधिगम या सीखना दोनों एक होता है। दोनों पहले आप सभी को ये तीनों जो है इन्होंने नियम दिए हैं। ये इनके मुख्यतः तत्परता का नियम, यहाँ पे आपको नियम सिद्धांत की जगह आपको याद रखना है कि तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याहार विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तार्किक विधि जो होता है वह जो है स्मृति के मापन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। फ्रेंड्स, जब नहीं क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे हमें जो है नहीं वाले ऑप्शंस को चूज करना है। तो यानी कि तार्किक विधि जो हो वो नहीं होगा और उसके साथ ही यहाँ प्रत्याहार विधि, पहचान विधि और पुनः सीखना विधि जो है यह मापन की विधियों के अंतर्गत आता है। तो जो क्वेश्चन नहीं होता है ये तीनों पॉइंट्स लिख लीजिएगा, प्रत्याहार, पहचान और पुनः सीखना, क्योंकि यह मापन की स्मृति के मापन की विधियाँ ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया? और ये क्वेश्चंस भी मैंने कई बार रिपीट कराया है और आप सभी को बता दिए, मैं खुद से नहीं क्वेश्चन लेकर आती हूँ। ये जो भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू में पूछे गए हैं वो मैं ईयर वाइज लेकर के आ रही हूँ और 15-15 क्वेश्चंस का कलेक्शंस लेकर के आती हूँ, ताकि आप सभी को बोरिंग भी ना लगे और बहुत कम समय में अच्छा जो है कंटेंट आप सभी को मिल सके। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के जो ऑप्शन है उसमें है रोड्सा, आलपोर्ट, मरे या फिर वाटसन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा मरे, जिसको आप कहते हैं मार्गन एंड मोरे। 1935 में इसका जो है वर्णन यहाँ पर जो इनका विकास किया गया, ये आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? विषय केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, शिक्षण केंद्रित, यहाँ पे शिक्षक होगा फ्रेंड्स, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, उसके साथ ही बाल केंद्रित शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा, क्योंकि आप सभी को बता दें जब भी हम चाहे सीडीपी वो सीटेट के करते हैं चाहे यूपी टेट के, इसमें आप सभी को बाल केंद्रित यानी बच्चों पे विशेष ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो चुका ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वह बुद्धि व विकास के अंतर्गत नहीं आता है। वहीं पे अगर बात करेंगे निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तिगता का सिद्धांत, इसी में आ जाता है आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। ठीक है, जो भी मैं बताती रहती हूँ फ्रेंड्स उसको आप लिख लिया करिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत और विकास क्रम का सिद्धांत, ये भी जो है आपका वृद्धि व विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स आप सभी के हो गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या फिर सहचर्य का नियम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम। तत्परता का नियम अभी जस्ट मैंने कुछ समय पहले आप सभी को बताया कि थॉर्नडाइक के 3 नियम बताए हैं, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं प्रथम सोपान की, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें दिया गया है संप्रत्यय निर्माण का जो है प्रथम सोपान कौन सा है? जो अगर बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे प्रथम सोपान की, तो ऑप्शन है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण और पृथक्करण। तो ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्षीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और नाम फ्रेंड्स कभी कभी पूछ लेता है संकल्पना। संकल्पना नाम भी आप सभी को याद रखना है, अगर पूछ देगा कि यहाँ पे, तो संकल्पना भी इसका प्रथम संप्रत्यय निर्माण की जो प्रथम सोपान में संकल्पना आता है और प्रत्यक्षीकरण, यानी दोनों एक ही का नाम है, ये आपको याद रखना है। पहला तो ये हो गया आपका प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आप क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा विभेदीकरण और तीसरा आपका हो जाएगा पृथक्कीकरण और उसके बाद चौथा हो जाएगा आपका सामान्यीकरण। ये तो चारों जो है वो
संप्रत्यय निर्माण के सोपान है। आपको प्रत्यक्षीकरण, नेक्स्ट हो जाएगा विभेदीकरण, पृथक्करण और सामान्यीकरण, ये आप नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है टॉलमैन, बंडूरा, थार्नडाइक या फिर कोहलर। तो ऑप्शन नंबर बी यानी बंडूरा ने, जिसको यहाँ पे बंडूरा भी दे देता है और बैंडूरा भी दे देता है, तो दोनों ऑप्शन जो है ये दोनों एक ही लोग का नाम है, ये आपको याद रखना है। तो इन्होंने प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण जो है ये अलग अलग है। विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, निरीक्षण, ये जो है निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान के अंतर्गत आते हैं? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दृष्टि विधि और बहिर्विधि। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को कुछ भी नहीं याद होगा तो आपको उदाहरण शब्द याद होगा। आपने उदाहरण शब्द देख लिया, यानी कि उदाहरण जो कि सरल भाषा का वर्णन करता है। तो आगमन विधि हमेशा उदाहरण, पहले आगमन विधि क्या होता है ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगमन विधि में बच्चों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। तो उदाहरण शब्द का संबंध ही आपका हो जाएगा आगमन विधि से संबंधित। यहीं पर अगर नियम दे देता फ्रेंड्स, यहीं पर अगर नियम दे देता तो वो हो जाता आपका निगमन विधि। विश्लेषण की जगह संश्लेषण, वर्गीकरण की जगह संश्लेषण, ये सब देखने के लिए मिलेगा। तो आपका जाता है नियमन विधि, जिसमें नियम पहले बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे उदाहरण को प्राथमिकता दी गई है। तो अगर इसका राइट आंसर बताएंगे तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका आगमन विधि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें दिया गया है कि अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। ठीक है, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु प्रवृत्ति, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें आप सभी को बता दें, इसमें आदत, जिज्ञासा, ये सभी पॉइंट्स पूछ सकता है। मान लीजिए रुचि, लक्ष्य न दे करके यहाँ पे आदत, जिज्ञासा दे दे, तो आप सभी को ये भी पता होना चाहिए आदत, जिज्ञासा, आवश्यकता और प्रशिक्षण, ये सारे जो होते हैं इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अवधान के लिए ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैंने पहले भी बता रखा है कि जो बाल मनोविज्ञान होता है वह केवल शैशवावस्था या बाल्यावस्था, किशोरावस्था का वर्णन नहीं करता, वो हमेशा गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का वर्णन करता है। इसमें विशेषताओं का वर्णन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वह अवस्था जो कि माता की केशवी गुणसूत्र जोड़ी की अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बाह्य कारक किस में निर्धारित होती है, ये तो कोहल वर्ग का दिया गया है। तो जो पूर्व पारंपरिक अवस्था होती है, इसका जो है जिसको पाक रूढ़िगत स्तर भी बोलते हैं, उनके अनुसार कोहल वर्ग ने कहा है कि नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो यहाँ पे अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? इसका आंसर जब भी आप सभी को कमेंट में बताना है। साथ ही आप सभी को ये सेशन कैसा लगा, ये मेरा प्रयास आप सभी को कैसा लगा है। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा। क्वेश्चंस की संख्या और बढ़ानी होगी तो कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी का सपोर्ट ही होगा तो फिर मेरी वीडियोस और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को लेकर आएगी, ताकि आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से लोग इसको सके जागरूक हो सकें।